बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। आज हम एफएससी फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकते हैं और लॉन्ग में भी ये आ सकता है डिटेल में। ठीक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी एक इंतहाई अहम टॉपिक है और यहाँ से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों ही जो टॉपिक हैं ये क्रैमिंग बेस हैं, इनको आपने लाइन बाय लाइन बुक से भी पढ़ना है। ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है और यहाँ से आपको एमसीक्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास दो हैं, एक को बोलते हैं फोटोकॉपियर और एक को बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो फोटोकॉपियर के बारे में बताऊंगा कि फोटोकॉपियर के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये देखें, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोटोकॉपियर है इसको हम ज़ीरोग्राफी भी बोलते हैं और ये जो है ज़ीरो जो है ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है ड्राई, जबकि ग्राफोस का मतलब होता है राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी का मतलब होता है ड्राई राइटिंग। तो ये पहला आपका एमसीक्यूज आ गया कि ज़ीरोग्राफी को हम बोलते हैं ड्राई राइटिंग। अब ये देखें, ये आपके पास एक ड्रम है, ये डायग्राम बुक से ही ली हुई है। ये जो ड्रम है वो बुक में लिखा हुआ है कि ये हार्ट ऑफ मशीन है और ये जो ड्रम है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्रम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये जो ड्रम है इस ड्रम के ऊपर कोटिंग की जाती है और वो कोटिंग की जाती है सिलीनियम की। ठीक है जी, कोटिंग सिलीनियम। अब सिलीनियम क्या है? सिलीनियम है फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा मटेरियल कि जो रोशनी की मौजूदगी में, जो लाइट की प्रेजेंस में कंडक्ट करे। सिलीनियम जो है ये कंडक्टर बन जाता है जब इस पे लाइट पड़ती है और ये इंसुलेटर बन जाता है जब इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ती। या हम इसको आसान लफ्जों में बोलें, हम कहते हैं कि इट बिकम्स कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट बिकम्स इंसुलेटर इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो टोनर है। टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। याद रखिएगा, टोनर क्या होता है? ये आपके पास ड्राई इंक होती है, ठीक है जी, जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़ीरोग्राफी के अंदर, फोटोकॉपियर मशीन के अंदर। अब होगा ये कि आपने जिस चीज़ को आपने प्रिंट करवाना है वो हम मशीन के ऊपर रख देते हैं। अब जो ड्रम होता है इस ड्रम के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जो है वो छिड़क देते हैं, मतलब ड्रम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए वर्किंग इसकी मैं बता रहा हूँ आपको कि ड्रम इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्या है कि लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पेज शाइन्स ऑन ड्रम। तो ये आप देख सकते हैं, लैंप है, ये लेंस है, यहाँ पे लाइट पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम पेज, जो कि ड्रम के ऊपर जो है वो पड़ जाती है। तो ड्रम के ऊपर क्या आता है? ड्रम के ऊपर जो है इमेज आ जाता है जिसको आपने क्या करना हो, आपने कॉपी करना हो। डार्क रीजन रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड। अब डार्क रीजन वो होता है कि जिसको आपने क्या करना हो, प्रिंट करना हो। ठीक है, डार्क रीजन रिटेन देयर पॉजिटिव चार्जेस। अब ये याद रखिएगा, जो डार्क रीजन होते हैं उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिटेन रहेगा, जबकि जो लाइट एरियाज हैं या वो एरियाज जिनको आपने कॉपी नहीं करना वो क्या करते हैं, वो अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देते हैं। कैसे करते हैं कि वो ड्रम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो अब जिस चीज़ को आपने कॉपी करना है उसका जो पॉजिटिव इमेज है वो ड्रम के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब टोनर जो है मैंने बता दिया ये नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो अब देखें, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव इमेज पड़ा हुआ है, आपने साइड से क्या किया, आपने टोनर दे दिया। ये आप देखें, आप देख सकते हैं टोनर कार्ट्रिज कंटेनिंग ब्लैक टोनर डस्ट। ठीक है, तो ये साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं एक वाइट बोतल होती है, उसके अंदर हम टोनर डाल के जो है इसको रख देते हैं। तो फिर ये टोनर जो है ये उस पेज के ऊपर जो है वो क्या करता है, स्टिक हो जाता है। क्यों स्टिक होता है? क्योंकि पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो इंक है ये पेज के ऊपर स्टिक हो जाती है। अब ये ड्रम घूमता है, रोल डाउन करता है, उसको प्रेस करता है, इंक अच्छी तरह से उसके ऊपर, पेज के ऊपर जो है वो स्टिक हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास फोटोकॉपी मशीन काम करती है। तो ये देखें जी, टोनर स्टिक टू पॉजिटिव चार्ज, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इमेज इज टेकन ऑन पेपर, जिसको आपने करना है। तो ये वो आपके पास स्टेप्स हैं कि जिसके ज़रिए जो है आपने क्या करना है, फोटोकॉपियर को या ज़ीरोग्राफी को आपने समझना है और इन्हीं स्टेप्स को आपने जो है डिटेल में लिख देना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो है ये स्टेप बाय स्टेप आपको रिवाइज करवाने के लिए, ये देखें जी, ये सिलीनियम ऑन एल्यूमिनियम ड्रम, ये मैं बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट स्टेज क्या है? चार्जिंग द ड्रम। आपने ड्रम को क्या किया? पॉजिटिव चार्ज कर दिया।
सेकंड स्टेज क्या है, पॉजिटिव इमेज मेड ऑन ड्रम। तो जिस चीज़ को आपने कॉपी करना है उसका पॉजिटिव इमेज आप देख सकते हैं कि आपने इस 3 डिजिट को आपने कॉपी करना है। तो 3 डिजिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रम के ऊपर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिटेन है। जो बाकी एरियाज थे लाइट एरियाज उन्होंने अपना चार्ज क्या किया, लूज कर दिया। थर्ड स्टेज क्या है, टोनर अट्रैक्टेड टू इमेज। अब आपने जो है वो टोनर दिया, आपने वो टोनर क्या हुआ, इसके साथ जाके क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है। फोर्थ स्टेज क्या है, टोनर पुल्ड फ्रॉम ड्रम बाय हाईली चार्ज पेपर। अब चार्ज की, अब आपके पास जो पेपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपके पास फोटोकॉपी हो जाएगी। तो ये था जी डिटेल हमारे पास, आप इसको बना भी सकते हो, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में इन स्टेप्स को अगर आप बनाना चाहो तो ठीक है। ये है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है इम्प्रूव कर देगा और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से आती है। इसके बाद जी इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर में जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, बुक की लाइन है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूज्ड इन इट्स ऑपरेशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। अनचार्ज ड्रॉपलेट्स गो अनडिफ्लेक्टेड। वो ड्रॉपलेट जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो सीधे मूव करेंगे, ये आप देख सकते हैं, सीधे पेज पे जाएंगे। जो चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो गटर में गिर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी के ऊपर चार्ज आ गया तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स ने उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको डाउनवर्ड मूव करवा देना है, वो पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो थी इसकी ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसको समझते हैं डिटेल में कि किस तरह से इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग है। तो ये देखें, सबसे पहले प्रोसेस फॉर नॉट प्रिंटिंग। जब आप प्रिंटिंग नहीं चाहते, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चार्जिंग कंट्रोल ऑन कर दिया। देखते जाएं, जब चार्जिंग कंट्रोल ऑन होगा तो इससे चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएगा, तो इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। ये जरा मैं वापस जा रहा हूँ, देखिएगा कि ये हमारे पास नोजल है, यहाँ से स्ट्रीम ऑफ इंक जो है वो निकल रही है। जब आपने इसको ऑन कर दिया चार्जिंग कंट्रोल को तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो गया। यहाँ से गुजरने वाले जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं उन सब के ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये चार्ज पार्टिकल इन प्लेट में से गुजरेगा तो एक फोर्स लगेगी, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगी, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉपलेट है ये पेज की बजाय गटर में मूव कर जाएगा। मतलब ये है कि हम चाहते नहीं हैं कि अब प्रिंटिंग हो, इसीलिए वो जितने भी ड्रॉपलेट्स थे वो सारे कहाँ मूव कर गए, वो गटर में मूव कर गए, ठीक है। तो ये देखिए, डिफ्लेक्शन प्लेट्स डिफ्लेक्ट दिस चार्ज्ड इंक पार्टिकल्स टू गटर। तो मतलब अब कोई भी जो इंक है वो पेज पे नहीं पहुंच पाएगी, यही वजह है हमने कहा प्रोसेस फॉर नॉट प्रिंटिंग। अब जब हमने प्रिंटिंग करनी है, ये देखें, प्रोसेस फॉर प्रिंटिंग, चार्जिंग कंट्रोल को ऑफ कर दिया। अब जब चार्जिंग कंट्रोल ऑफ होगा तो उससे चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी ऑफ होगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ होगा तो अब आपके पास इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ इंक विल गो टू द पेज विदाउट डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब कोई डिफ्लेक्शन फोर्स उनको फील नहीं होगी, क्योंकि डिफ्लेक्शन फोर्स तब फील होती है जब आपके पास इंक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज हो। जब इंक ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज ही नहीं है तो अब वो अनडिफ्लेक्टेड होगा और वो सीधा जाकर पेज के साथ स्टिक हो जाएगा और वहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये आपके सामने मैंने जो है एक ब्लॉक डायग्राम जो है बनाई है, आप देख सकते हो। ये इंक नोजल है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स आप देख सकते हो, ठीक है जी। जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं आप देख सकते हैं कि जिनके ऊपर चार्ज होगा वो इस गटर में मूव कर जाएंगे। वो ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो पेज के ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर टाइप कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इंकजेट प्रिंटर वर्किंग करता है। अब इसको और अच्छा समझाने के लिए ये देखें, मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन का सहारा लिया है। ये भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो इंक जो है वो नोजल से निकल रही है। यहाँ पे आपके पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, अगर पार्टिकल चार्ज है तो वो गटर में जा रहा है, जबकि जो अनचार्ज पार्टिकल है वो पेज के ऊपर जा रहा है। देखें, जो ब्लैक आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं इनके ऊपर चार्ज नहीं है, जबकि जो ब्लू हैं उनके ऊपर चार्ज है। यही वजह है कि हमारे पास जब प्रिंटिंग करवानी है तो हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देंगे और जब प्रिंटिंग नहीं करवानी तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाएंगे। तो ये एक डिटेल प्रोसेस आप देख सकते हो कि किस तरह से इंकजेट प्रिंटर वर्क करता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है जी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लो। ठीक हो गया। डेफिनेशन के आगे इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया।
कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से गुजर रही हैं हम बोलते हैं कि ये फ्लक्स है उस एरिया में से। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन भी आप नोट कर लें कि हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। तो ये दोनों ही इसकी डेफिनेशंस हैं, आप दोनों लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की जानिब। अब ये देखें जी, ये आपके पास एक एरिया है, इसके अंदर से क्या हो रही हैं, फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो हम कहते हैं जी यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया है। मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास आ गई जी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। यहाँ पे आप एरो लगा दीजिएगा जब आपने लिखना है, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। यूनिट इसका बहुत अहम है, एमसीक्यूज में आता है। यूनिट है जिसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो भी होगा उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, एंटीटेस में आ सकती है, तो ये डायमेंशन देख सकते हैं आप, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी इसकी डायमेंशन। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सर्टेन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं देखें। पहली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2, एरिया ऑफ सरफेस, के आपके पास एरिया कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एरिया थोड़ा होगा तो थोड़ी लाइंस वहाँ से गुजरेंगी, थोड़ी लाइंस गुजरेंगी तो फ्लक्स कम होगा। एरिया बढ़ा दोगे, ज़्यादा लाइंस गुजर सकेंगी तो आपके पास फ्लक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरी बात पे है जी ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, के सरफेस कौन सा एंगल बना रही है। अब ये चीज़ आपको समझ आएगी। ये देखें, मैं ज़रा बैक जा रहा हूँ, ये इस फार्मूले को देखें। इस फार्मूले में ई आ रहा है इसलिए ई पे डिपेंडेंस है। इस फार्मूले में ए आ रहा है, ए पे डिपेंडेंस है। इस फार्मूले में थीटा आ रहा है इसलिए ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हो वंस अगेन। अब हमने कहा कि ये ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस पे भी डिपेंडेंस है, तो अब ओरिएंटेशन 3 तरह की हो सकती है। ये देखें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जी हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस है जी मैक्सिमम फ्लक्स, दूसरा केस है मिनिमम या जीरो फ्लक्स, और तीसरा केस है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्लक्स। ये तीनों के आप फार्मूले देख सकते हो। मैक्सिमम फ्लक्स होता है ई ए, मिनिमम फ्लक्स 0 और इंटरमीडिएट ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल पे डिपेंडेंस होगी। अब हमने ये देखना है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम कब होता है और इंटरमीडिएट कब होता है। तो ये देखें, मैक्सिमम फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको बताया कि एक चीज़ होती है प्लेसमेंट ऑफ एरिया और एक होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये याद रखना, एक होता है एरिया मैग्नीट्यूड और एक होता है एरिया वेक्टर। अब जब आप प्लेसमेंट ऑफ एरिया करेंगे प्रीपेंडिकुलर, अगर एरिया प्रीपेंडिकुलर पड़ा होगा तो उस एरिया की डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। ये आप देख सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, ये देखिएगा, ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आप देखें कि एरिया की प्लेसमेंट क्या है। एरिया की प्लेसमेंट है प्रीपेंडिकुलर, लेकिन हमने कहा कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है ये होगा हॉरिजॉन्टल। यही वजह है कि यहाँ पर जो ये आप ब्लैक एरो देख रहे हो, ये एरो वेक्टर एरिया शो कर रहा है। अब ई भी इसी डायरेक्शन में है, ए भी इसी डायरेक्शन में है, तो ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री। हमने जब फार्मूले में वैल्यू पुट की तो कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो याद रखना है कि जब आप एरिया प्रीपेंडिकुलर रखोगे तो उसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। नेक्स्ट केस है जी हमारे पास मिनिमम या जीरो फ्लक्स। अब वंस अगेन जी एरिया प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ एरिया। अगर आप एरिया रखेंगे हॉरिजॉन्टली तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी प्रीपेंडिकुलर। अब ये देखें, यहाँ पर एरिया हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है लेकिन जो वेक्टर एरिया है वो प्रीपेंडिकुलर है। अब ई इस डायरेक्शन में है और वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है, तो आप देख सकते हो कि इनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा और कॉज ऑफ 90 जो है वो 0 होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ से एमसीक्यू जैसे आता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, लेकिन फ्लक्स 0 है। तो आप कहेंगे कि अब फ्लक्स 0 इस वजह से है क्योंकि ई और ए के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप इस मिनिमम फ्लक्स को समझ सकते हो। नंबर 3 है जी इंटरमीडिएट फ्लक्स। अब इंटरमीडिएट में जनाब साहब डिपेंडेंस आती है कि आपने वेक्टर एरिया किस तरह से रखा हुआ है। When area is inclined at a certain angle with electric field strength, तो आपके पास जो फ्लक्स होगा वो इंटरमीडिएट होगा और ये आप सामने देख सकते हो इसका फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब जब एंगल
0 डिग्री की जानिब जाएगा, मतलब एंगल जो है वो 0 को अप्रोच करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इस तरह जब एंगल 90 की जानिब जाएगा तो फ्लक्स मिनिमम होना शुरू हो जाएगा और 90 पे आके फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये था जी हमारे पास इंटरमीडिएट फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सब चीज़ों को नोट करोगे, समझोगे। डियर स्टूडेंट्स, कोई चीज़ आपने समझनी हो, पूछनी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।